नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण। न शोर शराबा, न हंगामा, केवल खबर और उसकी पूरी पड़ताल। न पक्ष न विपक्ष, न बेवजह ड्रामा, सिर्फ आपसे जुड़े मुद्दे और उनके अंदर का हाल हम बताएंगे। और इसी कोशिश का नाम है विश्लेषण। खबरों की भीड़ में आपके मतलब और सरोकार से जुड़ी खबरों का गुलदस्ता है विश्लेषण। विश्लेषण हर जरूरी खबर का, विश्लेषण खबर के हर पहलू का, विश्लेषण खबर से जुड़े हर पक्ष का। सियासत की हर वो खबर जो समाज तक पहुंचनी चाहिए, हम करेंगे उसका विश्लेषण। और समाज की हर वो खबर जो सियासी गलियारों में गूंजनी चाहिए, हम करेंगे उसका विश्लेषण। क्योंकि सिर्फ खबरें दिखाना हमारा मकसद नहीं, सिर्फ खबरों को दोहराते रहना भी हमारा काम नहीं। हमारा लक्ष्य है आपके हित अहित से जुड़ी हर खबर का असर हो। हमारा संकल्प है आपको प्रभावित करने वाली हर खबर को सही मुकाम तक पहुंचाने का। इसीलिए एबीपी गंगा अपने दर्शकों के लिए लेकर आया है प्राइम टाइम का सबसे खास शो विश्लेषण। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विश्लेषण। आज विश्लेषण में सबसे पहले विश्लेषण होगा राज्यसभा के रण का, क्योंकि 11 सीट के लिए नामांकन फुल हो गया है। भाजपा के 8 और सपा के 3 महारथियों का राज्यसभा जाना तय है। लेकिन सवाल सिर्फ राज्यसभा का नहीं है, 2 साल बाद होने वाली उस लड़ाई का है जिसका विश्लेषण होना आज जरूरी है। क्योंकि भाजपा ने राज्यसभा के जरिए जातीय, क्षेत्रीय सभी समीकरणों को साधा है, तो अखिलेश यादव ने 3 महारथियों के जरिए 3 निशाने लगाए हैं। लेकिन किसका निशाना ज्यादा मजबूत है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि इस रेस में वो कांग्रेस भी शामिल है, जिसके पास नंबर तो नहीं है, लेकिन दांव चला है। उच्च सदन का चुनाव, एक एक सीट का पूरा हिसाब। भाजपा के 8 महारथी, अखिलेश के 3 सारथी। राज्यसभा का मैथमेटिक्स, 11वीं सीट जीतने की ट्रेंड। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी जंग के बाद सबकी नजर राज्यसभा के रण पर है। क्योंकि नामांकन के आखिरी दिन पूरी तस्वीर साफ हो गई है। भाजपा के सभी 8 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन कर दिया और नामांकन के साथ ही भाजपा ने अपने सभी 8 उम्मीदवारों की जीत का दावा भी कर दिया है। सभी 8 के लिए हमारे पास नंबर हैं और सभी 8 हमारे प्रत्याशियों को बधाई है। 8 की संख्या में जीत करके जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के विकास में सहायक भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को शुचिता के साथ उनके राज्यसभा चुनाव मैदान में उतारा है और सभी प्रत्याशी हमारे प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। राज्यसभा के लिए आज नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई। भारतीय जनता पार्टी के 8 उम्मीदवारों ने आज विधानसभा पहुंचकर अपना नामांकन किया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी वहां पर मौजूद रहे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन में जहां जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण का ध्यान रखा, तो साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा कि जिन लोगों ने विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा को मजबूत करने में भूमिका निभाई थी, उनको भी उसका इनाम दिया जाए। भाजपा के 8 उम्मीदवारों को देखें तो भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के जरिए दूर तक की रणनीति तैयार कर दी है। क्योंकि जहां राधा मोहन दास अग्रवाल को सीएम योगी के लिए सीट छोड़ने का इनाम दिया, तो वहीं लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने यूपी चुनाव के वक्त जिस तरह से दूसरे दल के नेताओं को ज्वाइन कराया, उन्हें इस बात का इनाम दिया गया। पार्टी का निर्देश मिला है, पार्टी का आशीर्वाद मिला, इतना ही कहना चाहूंगा। अभी तक तो विधानसभा में, राज्यसभा में किस तरह से पार्टी को निश्चित तौर पर पार्टी के निर्देश का पालन करूंगा और विधानसभा की नियमावली के अंतर्गत जनता और कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करूंगा। जब मैं सीट योगी जी को टिकट दिया जा रहा था, तब भी मैं जानता था कि क्या होने वाला है। और आज जब मैं शपथ ले रहा हूँ, तो उस समय भी योगी जी जानते थे क्या होने वाला है। तो उस समय न कोई सीट पकड़ी गई, न छोड़ी गई, और न ही ये कोई इनाम है, न कोई। ये तो अपना काम है। संख्या बल के हिसाब से 8 सीट पर भाजपा और 3 सीट पर सपा की जीत तय मानी जा रही है। मतलब 11 सीट पर मैदान में उतरे सभी उम्मीदवारों की जीत तय है। दोनों ही दलों ने इस बात को ध्यान में रखकर अपने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है कि चुनाव की स्थिति न हो और उनके उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित होकर राज्यसभा तक जाए। ऐसे में जो आंकड़े हैं वो तो यही तस्वीर बयां करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन 8 उम्मीदवारों को उतारा और सपा के जो 3 उम्मीदवार हैं, जिसमें एक उनका अपना और बाकी निर्दलीय प्रत्याशी की बात की जाए या फिर दूसरे को समर्थन देने की, ये सभी लोग लगभग निर्वाचित होकर राज्यसभा जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। भाजपा ने ब्राह्मण, निषाद, वैश्य,
ओबीसी और दलित समेत सभी समुदायों पर दाव खेला है, लेकिन दो नाम चौंकाने वाले रहे। पहला मिथिलेश कुमार और दूसरा के लक्ष्मण का, जिसमें मिथिलेश कुमार भले ही राष्ट्रीय राजनीति में चर्चित नहीं रहे हैं, लेकिन शाहजहांपुर में उनका अच्छा खासा दखल है। उनकी पत्नी शकुंतला देवी सपा से 2 बार विधायक रह चुकी हैं। मिथिलेश कुमार 2019 में भाजपा में शामिल हो गए। हालांकि तब पार्टी ने उन्हें लोकसभा का टिकट नहीं दिया था, लेकिन अब राज्यसभा भेजकर मिथिलेश कुमार को सब्र का मीठा फल देकर जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साध लिया है। दूसरा चौंकाने वाला नाम के लक्ष्मण का है, जो तेलंगाना से आते हैं। केसीआर की सत्ता वाले इस राज्य में भाजपा खुद को मुकाबले में लाने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि राज्य के नेता को यूपी से उच्च सदन भेज रही है। के लक्ष्मण तेलंगाना में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। फिलहाल भाजपा के ओबीसी मोर्चा की कमान उनके पास ही है। समाजवादी पार्टी ने भी अपने 3 उम्मीदवारों के जरिए एक बड़ा दांव चला है, क्योंकि जहां कपिल सिब्बल और जावेद अली से मुस्लिम समुदाय और आजम खान की नाराजगी को दूर करने का प्रयास किया है, वहीं जयंत चौधरी के बहाने गठबंधन के साथियों को संदेश दिया है। नामांकन की जो प्रक्रिया अपने ओर से पूरी की है और अब इंतजार है, जब मोहर लगेगी तो राज्यसभा जाएंगे। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने समर्थन दिया, क्या बड़ी बात है, बड़ा दिल दिखाया और ये एक बड़ा सम्मान उन्होंने दिया। जानकारों की माने तो इस राज्यसभा चुनाव से 2024 पर निशाना लगाया गया है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव में सिर्फ 2 साल का वक्त बचा है। भाजपा पहले ही यूपी में 75 पार का टारगेट सेट कर चुकी है, तो वहीं विपक्ष भी अपनी रणनीति बनाने में लगा, क्योंकि 2024 में क्या होगा इसका फैसला यूपी से ही तय होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने दूसरे राज्यों से यूपी के नेताओं को उच्च सदन भेजा है। मतलब साफ और सीधा है, 24 के लिए यूपी को सेट किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो राज्यसभा की रणभूमि सज कर तैयार है और चलिए अब एक एक महत्वपूर्ण चीज का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि भाजपा के वो 8 महारथी कौन कौन से हैं जो राज्यसभा पहुंचेंगे और निर्विरोध पहुंचेंगे। तो देखिए, लक्ष्मीकांत वाजपेयी ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, इसका इनाम मिला है। सुरेंद्र नागर को पार्टी रिपीट कर रही है और दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, पकड़ अच्छी है केंद्रीय नेताओं के बीच। राधा मोहन दास अग्रवाल ये तीसरा बड़ा नाम है और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए गोरखपुर सदर सीट खाली की थी। उसके बाद नाम आता है बाबूराम निषाद, निषादों पर पार्टी की नजर है, ये समीकरण साधना जरूरी है। संगीता यादव हैं, उनको भी रखा गया है। दर्शना सिंह हैं, उन्हें भी मौका दिया गया है। मिथिलेश कुमार, ये चौंकाने वाला नाम था, शाहजहांपुर से ये हैं, 2019 में भाजपा ज्वाइन की थी, बड़े नेता इसलिए इनको मौका मिला है। और के लक्ष्मण, ये सबसे चौंकाने वाला नाम सामने आया और के लक्ष्मण को दरअसल इसलिए लाया गया है क्योंकि तेलंगाना से आते हैं। चुनाव में तेलंगाना में पार्टी जिस तरीके से जूझ रही है उसमें के लक्ष्मण को एक बड़ा वहां पर हथियार भाजपा बनाना चाहती, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और ओबीसी मोर्चा संभालते हैं। और चलिए भाजपा के बाद अब आपको बताते हैं कि अखिलेश की जो तिकड़ी बनी है वो आखिर किन समीकरणों पर तैयार की गई है। तो जयंत चौधरी पहला नाम आपने सुना, उन्होंने कहा कि सम्मान दिया है अखिलेश यादव ने, बड़ा दिल किया है, तो गठबंधन के साथियों को संदेश है कि आपका ख्याल रखा जाएगा। कपिल सिब्बल बहुत जरूरी हो गए क्योंकि मुस्लिमों की जो पैरोकारी उन्होंने की, इसलिए मुस्लिमों का पसंदीदा चेहरा है। आजम खान को साधने में भी बड़ी सहूलियत होगी और जावेद अली को राज्यसभा का टिकट देकर सीधा संदेश दिया गया है अल्पसंख्यकों को कि हम आपके साथ हैं और हम ही आपकी चिंता करते हैं। लेकिन सवाल एक समाजवादी पार्टी के साथ ये भी है कि 2022 के जो साथी थे, क्या ये 2024 में साथ देंगे? देखिए, इसलिए ये सवाल इसलिए है क्योंकि रालोद के जयंत चौधरी, उनको तो राज्यसभा भेजा जा रहा है, लेकिन सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर, इनका समझ में आता नहीं है, बीच बीच में उल्टी पुल्टी बातें बोल देते हैं, गठबंधन टेंशन में आ जाता है। महान दल खुली नाराजगी जता चुके हैं और वो बार बार विरोध जताते रहे, उनकी नाराजगी दिखती है। अपना दल कमेरावादी ये हैं, ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपना दल कमेरावादी जो हैं, उनकी बेटी जो हैं पल्लवी पटेल, उन्होंने डिप्टी सीएम को हराया। जनवादी पार्टी सोशलिस्ट ये भी है, लेकिन प्रसपा जो खुली नाराजगी कर रही। तो सवाल ये है कि 24 के समीकरण साधने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन जो 22 के साथी हैं क्या वो 24 तक रहेंगे? क्योंकि शिवपाल यादव नाराज हैं, महान दल के जो केशव देव मौर्य हैं वो रह की नाराजगी जाहिर करते हैं और ओपी राजभर का सबको पता है।
यूपी कांग्रेस की बात करते हैं, क्योंकि भले ही इनके पास उत्तर प्रदेश में नंबर्स नहीं है, अस्तित्व का संकट है, लेकिन यूपी के नेताओं को बुलंद रखना है। इसीलिए यूपी के नेताओं को बैकडोर से यानी कि दूसरे राज्यों से राज्यसभा भेजा जा रहा है। तो इमरान प्रतापगढ़ी महाराष्ट्र के कोटे से राज्यसभा जाएंगे, राजीव शुक्ला को छत्तीसगढ़ के कोटे से भेजा जाएगा। हालांकि छत्तीसगढ़ में नाराजगी देखने को मिल रही है कांग्रेस के भीतर। प्रमोद तिवारी को राजस्थान के कोटे से भेजा जाएगा राज्यसभा, ताकि उत्तर प्रदेश का जो प्रतिनिधित्व है वो राज्यसभा में दिखे। तो राज्यसभा में भले ही नंबर नहीं है, लेकिन दूसरे राज्यों से प्रतिनिधित्व यूपी का कांग्रेस ने सेट किया है। और अब विश्लेषण होगा रामपुर के रण, क्योंकि भाजपा ने राज्यसभा के लिए जातीय और क्षेत्रीय हित तो साधा, लेकिन किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को राज्यसभा नहीं भेजा। जबकि 3 मुस्लिम नेताओं का कार्यकाल खत्म हो रहा है, जिसमें सबसे बड़ा नाम केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का है, जिनका कार्यकाल जुलाई में खत्म हो रहा है, लेकिन उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा गया। और अब रामपुर मुख्तार अब्बास नकवी के लिए आखिरी मौका हो सकता है, जहां 23 जून को उपचुनाव होना है, लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर की अग्नि परीक्षा पास कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन ये तभी होगा जब भाजपा नकवी को टिकट देगी। भाजपा ने न लोकसभा चुनाव में किसी मुस्लिम को टिकट दिया, न यूपी के विधानसभा चुनाव में। अब राज्यसभा चुनाव में भी भाजपा बिना मुस्लिम वाली रणनीति पर काम कर रही है, क्योंकि भाजपा के 3 मुस्लिम नेताओं का राज्यसभा कार्यकाल खत्म हो रहा है, जिनमें केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से लेकर एमजे अकबर और सैयद जफर इस्लाम का नाम शामिल है। भाजपा ने तीनों में से किसी को भी रिपीट नहीं किया। और अब सबसे बड़ा सवाल मुख्तार अब्बास नकवी को लेकर खड़ा हो गया है। क्या मुख्तार अब्बास नकवी की कुर्सी चली जाएगी? लेकिन एक समीकरण है जो मुख्तार अब्बास नकवी की कुर्सी बचा सकता है, लेकिन उसके लिए मुख्तार अब्बास नकवी को रामपुर की अग्नि परीक्षा पास करनी होगी, क्योंकि आजम खान के इस्तीफे के बाद रामपुर की सीट खाली है और 23 जून को चुनाव है। कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा रामपुर से मुख्तार अब्बास नकवी को चुनाव लड़ा सकती है। लेकिन जो एक सबसे बड़े चौंकाने वाला फैसला रहा वो ये कि केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को इस बार राज्यसभा का टिकट नहीं दिया गया। फिलहाल वो झारखंड से राज्यसभा सांसद है और उनका कार्यकाल 29 जून को खत्म हो रहा है। ऐसे में अब कयास लगाया जा रहा है कि मुख्तार अब्बास नकवी को रामपुर में होने वाले लोकसभा उपचुनाव में मैदान में बीजेपी उतार सकती है। अगर बात करें तो 1998 में मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर लोकसभा सीट से पहली बार लोकसभा सांसद बने थे और संसद भवन पहुंचे थे। वैसे मुख्तार अब्बास नकवी के लिए रामपुर की लड़ाई थोड़ी आसान हो सकती है। इसकी पहली वजह है आजम खान की समाजवादी पार्टी से नाराजगी, दूसरी वजह आजम खान की बीमारी, क्योंकि जेल से छूटने के बाद आजम खान उस तरह एक्टिव नहीं है जैसे पहले हुआ करते थे, और इसी का फायदा मुख्तार अब्बास नकवी को मिल सकता है। और तीसरी वजह मायावती ने पहले ही रामपुर में अपना उम्मीदवार नहीं उतारने का ऐलान कर रामपुर की लड़ाई को सीधे तौर पर सपा बनाम भाजपा बना दिया। और चौथी वजह यह है कि 1998 में मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर से चुनाव जीत चुके हैं। और पांचवी वजह यह है कि 2014 में भी भाजपा रामपुर में कमल खिला चुकी है। तब भाजपा के नेपाल सिंह ने सपा के नसीर अहमद को हराया था। तरीके से अभी आजम खान जेल से रिहा होकर आए हैं और उन्होंने ही इस लोकसभा सीट से अपना इस्तीफा दिया है और उसके बाद उपचुनाव होने जा रहा है। अब देखने वाली बात ये महत्वपूर्ण होगी कि आजम खान का पूरा रुख क्या होता है। क्या वो अपनी पत्नी तंजीम फातिमा को इस चुनावी मैदान में उतारते हैं या फिर समाजवादी पार्टी का कोई अन्य उम्मीदवार रामपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ता है। मतलब एकदम सीधा है, अगर मुख्तार अब्बास नकवी को मंत्री बने रहना है तो उन्हें उपचुनाव की परीक्षा पास करनी होगी, लेकिन ये तभी होगा जब भाजपा उन्हें रामपुर से टिकट देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब विश्लेषण में बात इत्र वाले मित्र की, चाचा के जिक्र की, क्योंकि विधानसभा का बजट सत्र खत्म हो गया। लेकिन सत्र खत्म होने से पहले आज सीएम योगी ने नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। दरअसल कल अखिलेश यादव ने नेता प्रतिपक्ष पर हमला किया और आज बारी नेता सदन की थी, तो गोबर, इत्र, गाय, भैंस हर बार का जिक्र हुआ। और इन्हीं सब के बीच सदन में फिर से राहुल गांधी और चाचा शिवपाल का भी जिक्र आ गया। अखिलेश पर योगी का वार, जमकर हुआ सियासी प्रहार। और एक बच्चे से उन्होंने पूछा कि मुझे पहचानते हो? उसने कहा कि हाँ, राहुल गांधी है। भोले भाले होते हैं लेकिन मन के होते हैं सच्चे। फर्क बहुत ज्यादा नहीं है। इत्र वाले मित्र का जिक्र,
किसको हुई चाचा की फिक्र। चचा शिवपाल जी से ही कुछ सीखा होता। अब इसीलिए चाचा के संपर्क में आने का परिणाम है ये। विरोध के साथ शुरू हुआ बजट सत्र सत्ता पक्ष और विपक्ष की तीखी बहस के साथ ही खत्म हो गया। लेकिन बजट सत्र के आखिरी दिन सीएम योगी ने नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव पर जमकर प्रहार किया, क्योंकि जहां पर एक दिन पहले अखिलेश यादव ने अपनी बात खत्म की थी, वहीं से सीएम योगी ने अपनी बात शुरू की। लेकिन उनके भाषण से मुझे दुष्यंत कुमार की पंक्तियां याद आ गई कि कैसे मंजर सामने आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। इस दौरान सीएम योगी ने हमला बोलते हुए अखिलेश यादव की तुलना राहुल गांधी से भी की। दरअसल एक दिन पहले अखिलेश यादव ने राहुल गांधी का किस्सा सुनाया था, लेकिन जो तंज सीएम योगी ने कसा उस पर अखिलेश को जवाब देते नहीं बना। एक बच्चे से उन्होंने पूछा कि मुझे पहचानते हो? उसने कहा कि हाँ, राहुल गांधी है। भोले भाले होते हैं लेकिन मन के होते हैं सच्चे। फर्क बहुत ज्यादा नहीं है। मैं जाकर के बच्चे से पूछा कि पहचाना आपने मुझे? तो वो छोटा सा बच्चा बोला कि हाँ मैंने पहचान लिया। मैंने पूछा कौन हूं मैं? तो बोले आप राहुल गांधी हैं। लेकिन सीएम योगी यहीं नहीं रुके। उन्होंने इत्र और गोबर को लेकर भी अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा और शिवपाल यादव का नाम लेकर कह दिया कि कुछ चाचा से भी सीख लेते तो अच्छा होता। आपके इत्र वाले मित्र तो बहुत कुछ गुल खिला रहे थे, लेकिन इत्र उद्योग के लिए ईमानदारी के साथ कार्य हम लोगों ने किया है। और जो कार्य हुआ है, हम लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी इत्र को कन्नौज के साथ ही जोड़ा है। गाय का गोबर, अब इसीलिए चाचा के संपर्क में आने का परिणाम है ये। अब इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि आप उस गोवर्धन को कहते थे कि गोबर हमें नहीं चाहिए, हम लोगों से नहीं मानते, हो सकता है वे पूजा ना करते हो। चचा शिवपाल जी से ही कुछ सीखा होता तो पूजा कैसे होती है। सदन में सीएम योगी ने न सिर्फ अखिलेश यादव पर निशाना साधा, बल्कि सरकार के कामों का जिक्र भी किया। लेकिन जब बात 1947 के बजट से 2022 के बजट की तुलना पर आई, तो अखिलेश फिर से फुल फॉर्म में आ गए। बजट का दायरा बड़ा है। 2016-17 में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का था, तो 6,15,000 करोड़ रुपए का है। दुगना से ज्यादा हम लोग इस बजट की राशि को बढ़ाने में सफल हुए। यहाँ चर्चा होनी है जो आपने पेश किया है बजट 22-23 का, और उसकी तुलना 1947 से कैसे हो सकती है, या 16-17 के बाद कैसे हो सकती है। आपको तुलना करनी चाहिए कि जो पिछले 5 साल जो आपको मिले, क्योंकि आपकी कंटिन्यूटी की सरकार है। बजट सत्र के अंतिम दिन सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के अब तक के सबसे बड़े बजट की खासियत बताई और साथ ही बताया कि कैसे ये बजट उत्तर प्रदेश को विकास पथ पर आगे ले जाएगा। साथ ही सीएम योगी ने नेता प्रतिपक्ष और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा कि नेता प्रतिपक्ष को गाय के गोबर से बदबू आती है। अगर नेता प्रतिपक्ष गाय के गोबर को लक्ष्मी का स्वरूप समझते तो ऐसा नहीं कहते। आपको बता दें कि यूपी का बजट सत्र 8 दिन का रहा, जो पूरी तरह से सीएम योगी और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के नाम रहा, क्योंकि कभी अखिलेश सत्ता पक्ष को घेरते दिखे तो कभी सीएम योगी विपक्ष को। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा काम हुआ, वो ये कि विधायक निधि को 3 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया। मतलब अब एक विधायक अपने कोटे से 5 करोड़ रुपए खर्च कर सकेगा। लेकिन महंगाई के दौर में क्या 5 करोड़ में स्मार्ट सिटी वाला विकास हो पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आत्मनिर्भर भारत के। और अब बात ज्ञानवापी के उस सच की जिसका रहस्य कल्पना से ज्यादा विचित्र होता जा रहा है, और उससे भी ज्यादा बड़ा सवाल उस वीडियो के लीक होने का है जिससे हड़कंप मचा हुआ है। क्योंकि अदालत ने वीडियो रिपोर्ट देते वक्त इसे सार्वजनिक नहीं कराने की शपथ दिलाई थी। और अब सवाल बड़ा है कि वीडियो वाला विलेन कौन है, क्योंकि अब इसकी सीबीआई जांच कराने की मांग होने लगी है, वहीं सियासत भी गहराने लगी। ज्ञानवापी लीक्स का गुप्त मुजरिम कौन? वीडियो वाले विलेन का काउंटडाउन ऑन।
ज्ञानवापी की हिडन स्टोरी, क्या है वीडियो लीक की थ्योरी। ज्ञानवापी का सच क्या कल्पना से भी ज्यादा विचित्र है या फिर वैसा जैसा लीक हुए वीडियो में दिख रहा है? क्योंकि लीक हुए वीडियो के बाद हड़कंप मच गया है, जिसकी जांच सीबीआई से कराने की मांग हो रही है। क्योंकि सीबीआई जांच की मांग को लेकर जितेंद्र सिंह ने एक आवेदन कोर्ट में दिया है, जिस पर 4 जुलाई को सुनवाई होगी। ज्ञानवापी सर्वे का वीडियो लीक होने के बाद अब इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। इस मामले में मुख्य वादी राखी सिंह के पति जितेंद्र सिंह बिसेन ने इस वीडियो लीक को कहीं ना कहीं साजिश से जोड़ के देखा है और कोर्ट में इसके लिए अर्जी दी है और मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। लेकिन लीक हुए वीडियो को लेकर शक गहराता जा रहा है कि आखिर किसने सर्वे वाला वीडियो लीक किया। क्योंकि सोमवार की शाम अदालत ने शपथ पत्र के साथ हिंदू पक्ष की 4 वादी महिलाओं को सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट और सर्वे का वीडियो दिया था, जो कुछ देर बाद ही वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू पक्ष की महिलाओं ने सील बंद लिफाफे अदालत में सौंपने की बात कही है। क्योंकि जिन वादियों को वीडियो दिया गया उनका दावा है कि उन्होंने अब तक वो लिफाफा खोला ही नहीं है। तो सवाल पड़ा है कि फिर वीडियो किसने लीक किया।